हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। अभी का जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसको आपने ध्यान से समझना है और कोई भी क्वेरी हो वो पूछनी है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, हमने पढ़ा है फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ में कितनी टाइप्स होती हैं और यूनिट्स क्या होते हैं। ये सब हमने पहले पढ़ा है, हम छोटा सा एक रिविज़न करेंगे। लेकिन जब मैंने आपको बताया कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के हेड के अंडर ही आती हैं हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपना जो पिछला लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे ताकि हमें चीज़ों को कैरी ऑन करने में कोई मुश्किल ना आए। ठीक है जी। तो अभी से पहले हम लोगों ने फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा और हमने ये जाना कि फिज़िकल क्वांटिटी वो होती है जो लॉज ऑफ फिज़िक्स को ओबे करती है। ठीक है, या ऑब्जर्वेशन जो हम अपनी नेचर में देखते आते हैं। ठीक है, और जब हम एक फिज़िकल क्वांटिटी लेते हैं और हम एक फिर मेजरमेंट का प्रोसेस लेते हैं वहाँ से, और मेजरमेंट का प्रोसेस कुछ नहीं है बट कंपैरिजन है। और जब ये सब चीज़ें कंपैरिजन लेते हैं और हम बोलते हैं कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड फिक्स हो जाता है, जो स्टैंडर्ड जिसको कंपेयर करता है, जानता है, मेजरमेंट के कंपैरिजन में हम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं कि जैसे अगर ये लाइन बड़ी है या छोटी है, कैसे किया हमने कंपेयर किया, तो हमारे लिए जो स्टैंडर्ड फिक्स था वो ए बी था, जिससे हमने सी डी के साथ उसको कंपेयर किया। और उसके बाद हमने ये जाना कि इसको फिक्स कौन करता है। अगर याद हो तो मुझे लास्ट टाइम मैंने इंटरनेशनल बोल दिया था, बल्कि दैट इज़ योर जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। ठीक है बच्चे, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये जो मैं थोड़ी करेक्शन की है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। ठीक है, एंड इट इज़ हेल्ड इन फ्रांस। दीज आर द पीपल हु डिसाइड कि क्या चीज़ होंगी, किस यूनिट का स्टैंडर्ड क्या होगा, किस तरह से उसको बनाया जाएगा, क्या रहेगा वो। और फिर उसके बाद हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में जाना था। अगर आप लोगों को याद हो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में जाना था, जिसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमारे पास FPS आया था, जिसको हम बोलते थे फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको याद आ गया होगा। तो इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट CGS, देन वी टॉक्ड अबाउट MKS एंड SI, स्टैंडर्ड इंटरनेशनली, जिसकी मैंने आपको बात की थी। या अगर आप उसको इन टर्म्स ऑफ फ्रेंच के बारे में कहना चाहो तो उसको ली सिस्टमे इंटरनेशनल डी यूनिट। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो मैं आपको याद करवाना चाहता था, जो मैं आपको बताना चाहता था कि हमने ये सब पढ़ा है। और कुछ जो लास्ट टॉपिक की कुछ जो चेंजेस थी, जैसे इंटरनेशनल की जगह मेरे को जनरल आपको बताना था और वहाँ मैंने जिनेवा बताया था, तो यहाँ फ्रांस आ गया। तो दीज आर द पीपल हु डिसाइड कि हमारे यूनिट किस तरह रहेंगे, यूनिट किस तरह से बनाए जाते हैं। अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं कि यूनिट किस तरह से है, तो जब सबसे पहले जब मीटर की डेफिनेशन दी गई, तो मीटर की डेफिनेशन इस तरह से दी गई कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 1/10 मिलियंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो आप पहले डिस्टेंस ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल देखेंगे, फिर उसको मेजर करेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि ये बड़ा है या छोटा। सो इट वॉज नॉट ईजी टू यूज़। तो इसका मतलब जब कभी भी एक यूनिट डिसाइड होता है तो उसका कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जब वो जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, दैट इट शुड बी ऑफ योर सूटेबल साइज। ठीक है, अभी मैं आपको इसको करने से पहले आपको बता रहा था कि जब मीटर की डेफिनेशन आई, तो मीटर की डेफिनेशन ये आई कि इट इज़ द 1/10 मिलियंथ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन योर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इज इट पॉसिबल? तब के टाइम पे हम उसको देखेंगे क्या है। तो जब कभी भी एक यूनिट चूज़ किया जाता है तो एक करेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट का सबसे अच्छा होता है इट इज़ ए सूटेबल साइज। अगर सपोज मैं यहाँ पर आपके लिए एक स्केल बनाता हूँ, ठीक है, सो इट इज़ ईजी टू मेजर।
हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, दिस इज 1 मीटर, इफ आई वांट टू डिफाइन इट, दिस इज 1 मीटर, सो इट कैन बी डिफाइंड एज। तो एक वो सूटेबल चीज़ रहती है समझने के लिए, ठीक है। दूसरी बात होती है, इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड। मतलब कि जब आपने कोई चीज़ डिफाइन करी, उसको एक एक्यूरेसी होनी चाहिए उसके अंदर, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए विद टाइम। इट शुड नॉट बी मतलब ऐसे बोल दिया कि हाँ ऐसा है जी, हम बोलते हैं कि 1 मीटर जो है, अब ऐसा है कि यहाँ से लेके आपको मून तक जाना है 1 मीटर, तो इट शुड बी डिफाइंड प्रॉपरली। जैसे पहले डिफाइन कर दिया, 1 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन योर 1 millionth of the North Pole and the South Pole. It should be accurately defined. Third one is, it should be easily accessible. Accessible मतलब सबको access रहना चाहिए, उसको सबको पता चलना चाहिए कि ये accessible क्या है हमारे पास। तो जब हम accessible की बात करते हैं, तो accessible is, it is easily accessible, ठीक है जी। तो सबके एक्सेस में रहना चाहिए, ये नहीं कि फ्यू थिंग्स शुड बी गिवन टू द ओनली फ्यू पीपल, जो नीचे वाले लोग हैं वो रह रहे हैं, कुछ चीज़ें जो नीचे वालों को मिलेंगी ऊपर वालों को नहीं मिलेंगी, तो इट शुड नॉट बी देयर, इट शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीवन। सेकंड, नेक्स्ट, इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, ठीक है, आराम से जिसको रिप्रोड्यूस किया जा सके, जिसको हम समझ सके कि हाँ ये ऐसे है, इसको हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं, इस तरह हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच वी मस्ट नो कि यूनिट ऐसे ही नहीं कोई डिफाइन कर दिया जाता कि हमने ऐसे ही बोल दिया कि ऐसे डिफाइन कर दिया। कि सबसे पहली चीज़, इट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज, इट शुड बी ऑफ एक्यूरेटली डिफाइंड, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल एंड शुड बी easily reproducible. The next thing which I want to tell you, which is the most important thing, that it should not change with time. ठीक है, टाइम के साथ ये चेंज नहीं होनी चाहिए, टाइम के साथ ये फिक्स। अब ऐसा हुआ कि आपको क्या हुआ कि आप सुबह उठते हैं, आप बोलते हैं मैं यूनिट को डिफाइन करता हूँ 1 किलोग्राम, और शाम को आपका मन किया नहीं इसको मैं 1 ग्राम करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है, इट शुड फिक्स विद टाइम, इट शुड नॉट चेंज। ऐसा नहीं कि आपका जैसा मन किया जब किया वैसे उसको बदल दिया, वैसा कुछ नहीं रहना चाहिए। इट शुड ऑलवेज फिक्स्ड रिमेन विद टाइम, कि बदलने नहीं चाहिए कि किसी को जो पसंद आया तो वैसा कर दिया। लेकिन आपको चेंजेस लाना भी चाहते हैं तो इट शुड बी क्या चीज़ें, इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज, एक्यूरेटली डिफाइंड, वो सबको एक्सेसिबल है, और आपने डिफाइन कर दिया कि हाँ भैया ऐसा किया जा सकता है। तो ये एक चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो करेक्टरिस्टिक्स के ऑफ यूनिट में आती है, दैट इट शुड नॉट चेंज with change in temperature, pressure, etc. मतलब कि आपने क्या किया, आपने फिजिकल कंडीशंस बदल दी, ठीक है, आपने फिजिकल कंडीशंस बदल दी। जब आपने फिजिकल कंडीशंस बदल दी तो इट शुड नॉट बी चेंज्ड, दीज थिंग्स शुड नॉट बी चेंज्ड, इट शुड नॉट चेंज, it should not change with temperature, pressure, etc. if you change the physical conditions, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं, सपोज हम बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिफाइन कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ इट इज़ इन प्लेन, इट शुड बी रिमेन सेम इन प्लेन्स, it should remain same in mountains, it should remain same in deep in the sea। मतलब कि 100 डिग्री पे आपका पानी बॉयल होना चाहिए, चाहे आप किसी हाइट पे चले जाएं, चाहे आप किसी डेप्थ में चले जाएं। क्या ये पॉसिबल है? क्या मैंने 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किया, क्या ये सही है मेरी स्टेटमेंट? सूटेबल साइज मैंने बता दिया, बट एक्यूरेटली डिफाइन नहीं है। क्यों एक्यूरेटली डिफाइन नहीं है? एक्यूरेटली आपकी इसलिए ये चीज़ डिफाइन नहीं है क्योंकि जब आप हाइट पे जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे 100 डिग्री पे तो पानी बॉयल होता नहीं, और अगर आप डेप्थ में जाएंगे वहाँ पे भी प्रेशर कम ज़्यादा होगा, कहीं ना किसी पॉइंट पे कम ज़्यादा ऐसा चलता रहेगा। तो व्हाट हैपन, सो वहाँ पे भी 100 डिग्री पे वाटर जो है वो बॉयल होगा नहीं।
अब देखते हैं कि जब कभी भी आपको फूड बनाना है तो खाना बनाने के लिए आपको पहाड़ों पर ज़्यादा टाइम लगता है बनने में एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो अब मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। बट व्हेन आई हैव टू डिफाइन इट कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस कब है? अगर मैं उसके साथ एक कंडीशन लगा दूँ एक और, कि उसके साथ मैं प्रेशर का भी एक पॉइंट जोड़ दूँ कि भैया इतने प्रेशर और इतने टेम्परेचर पे आपका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, मैंने बोल दिया कि 5 पास्कल प्रेशर पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल करेगा। तो 100 डिग्री तो ऑब्वियस है, 100 डिग्री जो ही अटेन होगी प्लेन पे तो वो आपका प्लेन में आपका वाटर गर्म हो जाएगा, बॉईल करना शुरू करेगा। जो ही मैं हाइट पे जा रहा हूँ तो वहाँ पे 5 पास्कल जब एटमॉस्फेयर प्रेशर बनेगा तो वो 100 डिग्री पे आपका पानी गर्म होगा। जो ही मैं नीचे जा रहा हूँ वहाँ पर भी मैंने डिफाइन किया कुछ प्रेशर। सो whenever you have to decide a unit, it should be accurately defined. It should be it should be of suitable size. It should not change with temperature. अभी जब हमने बोला कि फिजिकल कंडीशन जब बदलती हैं तो आपकी कोई भी चीज़ बदलनी नहीं चाहिए। ऑब्वियस है। अब आप देखते हैं कभी कभी जब आप अपने घर पे देखते हैं, घर पे कुछ क्रैक्स होते हैं आपकी दीवारों में, गर्मियों में वो ख़त्म हो जाते हैं, सर्दियों में आ जाते हैं, या सर्दियों में ख़त्म हो जाते हैं, गर्मियों में आ जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर आपका जो मेटल है वो जो आपने जो आयरन रॉड्स डाली हैं वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। सो इट शुड नॉट बी एप्लीकेबल टू द थिंग्स जो हम उसमें लेकर चलते हैं जब कभी भी हम किसी एक यूनिट को डिफाइन करते हैं। इट शुड नॉट बी चेंज विद एट ऑल ऑफ एनी चेंज इन ऑफ योर फिजिकल कंडीशंस। तो बेटा यूनिट जब कभी भी डिफाइन होता है एक करेक्टरिस्टिक होता है किसी भी चीज़ का, और ये ज़रूरी है क्योंकि यूनिट हमें डिफाइन करना है। क्योंकि यूनिट इज़ द थिंग जो हमें बताती है कि अगर मैं वही 1 मीटर लिखूंगा इट विल गिव मी लेंथ, उसी को मैं अगर 1 किलोग्राम कर दूं तो वो मेरा मास बन जाएगा। ठीक है बच्चे? सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर अनफोल्डेड स्लोली एंड स्लोली। जब हमने फिजिक्स के बारे में जानना शुरू किया, हमने सबसे पहले साइंस के बारे में पढ़ा, फिजिक्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम फिजिकल क्वांटिटी पे शिफ्ट हुए। बेटा कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा नहीं इसका क्या है ये, लेकिन बेटा थोड़ा सा अपनी इन चीज़ों को क्लैरिटी रखनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये चीज़ों की क्लैरिटी हमें रहेगी हम आगे बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अब यहाँ पर मैं आ गया सही मुद्दे पर, जो सही चीज़ हमने समझनी है, दैट इज़ योर फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ और ऑफ योर 2 टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होगी। अब अगर हम एक करेक्टरिस्टिक करें फिजिकल क्वांटिटी का, तो फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बताया है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? विच इज़ ऑब्जर्वेबल। ठीक है, इन नेचर। देखो बच्चा, एक चीज़ याद रख लो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप किसी को भी एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, मेरा ये मानना है फिजिकल क्वांटिटी वो है जो हमें दिखती है फिजिकली। आप कभी क्या होता है कि कभी आपको बोला जाता है, आपका फ्रेंड आपका कभी एग्जाम का रोल नंबर लेने गया है, चला जाए आपके स्कूल में, और वो बोलते हैं कि बेटा फिजिकली उसको प्रेजेंट होना पड़ेगा, तुम्हारे लेने या देने से कोई बात नहीं। समझ रही बात की? तो जब आपने फिजिकली की बात की तो भैया आप खुद जा रहे हैं, 4 फुट 5 फुट 6 फुट का इंसान जा रहा है पूरा का पूरा और फिजिकली प्रेजेंट हो रहा है। यू आर ऑब्जर्वेबल, यू आर बीन सीन ओवर देयर। सो मैं आपको यही बोलूँगा कि जब आप फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझें तो उसको ये ध्यान में रख लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ ऑब्जर्वेबल इन नेचर, और वो कितनी है हमारे पास, हम आगे पढ़ेंगे। वो है हमारे पास 2 तरह की, एक है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज? इफ वी हैव टू से दैट फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, उसी तरह से जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज और की बात करते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, तो उसी तरह से हमारे पास वो फंडामेंटल जो यूनिट्स होते हैं वो भी बदल जाते हैं। वो यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट बन जाएंगे और वो जो क्वांटिटी होंगी, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होंगी, वो डिराइव्ड यूनिट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़? अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती क्या है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ which are
independent of each other. ठीक है, these are the quantities which does not depend upon anything. They are independent of each other. They are independent of each other. The quantities which are independent of each other are called as your fundamental quantities, and the units so formed are called as yours fundamental units. ठीक है, अब देखो हम फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा और फिजिकल क्वांटिटी से हम शिफ्ट हुए दो चीज़ों पे, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी. जब हमने फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़ा तो हमने बता दिया फंडामेंटल क्वांटिटी है विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. उसके पहले हमने यूनिट के बारे में पढ़ा, यूनिट के बारे में बताया कि एक एड्रेस है जो हमें बताता है क्या चीज़ें हैं वो. ठीक है, और जो वो यूनिट है सिंपल, इट शुड बी ऑफ एक्सेसिबल टू एवरीवन, इट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज. और अब वो यूनिट का नाम भी बदल गया, फंडामेंटल यूनिट हो गया. सो धीरे धीरे चीज़ें थिंग्स आर गेटिंग आपके सामने अनफोल्डेड हो रही हैं. समझ लो चीज़ों को, ध्यान से आराम से देखते रहो उसको, हर एक चीज़ को. ठीक है, तो जब हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज बोली, हमने बोला ये दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. अभी आप जब आगे चल के पढ़ेंगे, अभी हम आज के दिन में जो हम पढ़ेंगे, आप देखेंगे वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स विल कम अप इन फ्रंट ऑफ अस. बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमारे सामने आएंगी, हम बोलेंगे अच्छा ये इस तरह से वैसा. ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड द यूनिट्स एसोसिएटेड विद देम आर कॉल्ड एज योर फंडामेंटल यूनिट्स. नाउ आई हैव रिटन द फंडामेंटल quantities over there. There are 7 fundamental quantities. ठीक है, इस पेज को आपने ध्यान से समझना है, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए बिल्कुल नई हैं. ठीक है, अब हम सबसे पहले लिखते हैं, हमारे पास जो नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मैंने लिखा है, नेम ऑफ द यूनिट लिखा है और सिंबल दिए हैं. हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री होती हैं. ठीक है जी, हाउ मेनी आर देयर? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. उसके अलावा इन 7 और 2 जो मैंने आपको बताई, उनके अलावा सारी हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज रहेंगी. तो डिराइव्ड क्वांटिटीज पे भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करेंगे. ठीक है, सो फंडामेंटल क्वांटिटीज हाउ मेनी ऑफ टाइप्स? 7 टाइप्स. ठीक है, सबसे पहला इज मास, सेकेंड इज लेंथ, थर्ड इज टाइम. इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो, तो मैंने जब आपके साथ स्टार्टिंग में फिजिक्स या फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करनी शुरू करी, तो मैंने क्या उसमें बताया आपको? मैंने आपसे सिर्फ 3 चीज़ों की बात करी, मास, लेंथ और टाइम की. बिकॉज ये 3 चीज़ें जो है हम अपने बचपन से, हम अपनी राइट फ्रॉम अवर चाइल्डहुड देखते आते हैं, समझते आते हैं, जो हमें बताया जाता है. उसके अलावा जो 4 चीज़ें ये भी हम देखते हैं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा जब बड़े होते हैं तो हमें समझ आती है. ठीक है, तो ये जो 3 क्वांटिटीज़ आई हमारे पास, मास, लेंथ एंड टाइम. फिर उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है और क्वांटिटी ऑफ मैटर है. दीज आर द 7 क्वांटिटीज विच आर कॉल्ड एज योर फंडामेंटल क्वांटिटीज. ठीक है, अब यूनिट देखिए, मास के यूनिट होते हैं किलोग्राम. बेटा यहाँ जितने भी मैं ले रहा हूँ वो सारे के सारे आपके एसआई यूनिट्स हैं. आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग एल्स. ना तो मैं एफपीएस ले रहा हूँ, ना मैं सीजीएस ले रहा हूँ. अभी जो प्रेजेंटली चल रहा है एमकेएस या एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, वो मैं ले रहा हूँ. ठीक है, अब अगर हम इसको मास को, किलोग्राम को जब हम सीजीएस में लेंगे तो किलोग्राम जो है वो ग्राम में बदल जाएगा. ठीक है, लेंथ का यूनिट है मीटर, तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा. सेकेंड वैसे का वैसा ही रहता है. ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो सबसे पहले स्टार्टिंग में डिफाइन की, उसके बाद ही हमारे पास बाकी चीज़ें हैं. तो टेम्परेचर आप देखिए, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है. ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडला. ये आपको साथ में एग्जांपल समझूंगा, तो अगर आप देखिए, आपने कैंडल के 3 पार्ट ऑफ फ्लेम्स पढ़े हुए हैं इन योर 9th क्लास, फ्लेम के बारे में जाना था तो वहाँ पर ये आता है. इलेक्ट्रिक करंट, इसके यूनिट एम्पेयर, ये आप अपने ओम्स लॉ में पढ़ के आए हैं. और नई चीज़ जो आप पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ योर क्वांटिटी ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड एज मोल. उसका यूनिट है मोल. क्वांटिटी ऑफ मैटर आज तक आपने पढ़ा है, आपने केमिस्ट्री में, आई थिंक आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा क्वांटिटी ऑफ मैटर के बारे में. 1 मोल किसके बराबर होता है, ये सब चीज़ें, और आप अपनी केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं अभी, मोल कंसेप्ट वगैरह आपने पढ़ा होगा. अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई एम शिफ्टिंग टू माई सेल्फ इज़ द सिम्बल्स.
ठीक है। अब सिंबल्स के ऊपर ध्यान से हर एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ठीक है बच्चे। तो अभी हम देखिए, अब आप किलोग्राम किलोग्राम, मीटर स्मॉल एम, सेकेंड एस, SEC करके कोई टर्म नहीं होती बच्चे, याद रखिएगा। नेक्स्ट टेम्परेचर का केल्विन, कैपिटल के। सी व्हाट इज द डिफरेंस। वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि जब कभी भी किसी भी आप साइंटिस्ट का नाम जब आप लिखेंगे, whenever you write the name of a scientist, अगर उसके नाम से कोई यूनिट एसोसिएटेड है, तो अगर आप पूरा यूनिट लिख रहे हैं, जैसे कि आप केल्विन लिख रहे हैं, तो आप स्टार्ट करेंगे स्मॉल के साथ, ठीक है। एंड इफ यू आर राइटिंग विद ओनली सिंबल, तो आप उसको लिखेंगे के साथ, कैपिटल के। यू विल नॉट केल्विन, अगर आप लिखेंगे कैपिटल के नहीं लिखेंगे, यूनिट गलत हो जाएगा आपका, उसको आप कैपिटल के से लिखेंगे। देन कैंडला, CD आ गया। उसके बाद अब आप देखिए एम्पेयर इज नोन टू यू, केल्विन भी आपको पता, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा उस चीज़ को लेके। अभी हम एम्पेयर की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए एम्पेयर को मैंने कैसे दिखाया, स्मॉल ए से स्टार्ट किया, लेकिन जब मैंने उसका सिंबल बनाया है तो कैपिटल ए। इज दैट क्लियर? सिंपल है, ठीक है। क्या चीज़ आज हमने नहीं सीखी? नई चीज़ हमने ये सीखी कि हमारे फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, 2 सप्लीमेंट्री हैं। 7 के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, 2 भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। और उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में मैंने आज आप लोगों को सिखाया, या हम लोगों ने आज ये सीखा कि जब कभी भी यूनिट लिखे जाते हैं तो किस किलोग्राम का केजी, मीटर का मीटर, लेकिन जब साइंटिस्ट का नाम आ जाता है, किसी भी साइंटिस्ट का जब नाम आ जाता है, तो हमारा वही यूनिट जो है वो, अगर सिंबल लिख रहे हैं तो उसका कैपिटल ए से, एम्पेयर लिखा जैसे हमने, तो उसका अगर नाम का जो है वो उसका कैपिटल आएगा, लेकिन अगर हम उसको पूरा नाम लिख रहे हैं यूनिट का जैसे एम्पेयर, तो हम उसको स्मॉल ए से स्टार्ट करेंगे। उसी तरह से केल्विन की बात की हमने, कैपिटल के, लेकिन जब साइंटिस्ट का नाम लिखा तो केल्विन, और जो 7वां है मोल, दैट इज, उसको हम MOL से लिखते हैं। इज दैट क्लियर? नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज 7, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। यूनिट लिख दिए। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर साइंटिस्ट का नाम है तो पूरा नाम अगर आपको लिखना है तो स्मॉल से, और अगर खाली सिंबल लिखना है तो कैपिटल। इज दैट क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट आर द 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये आ गए हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हम यहाँ पे देखेंगे। एक आ गया प्लेन एंगल, ये पढ़ा हुआ आप लोगों ने, एंगल पढ़ा ना, ये इसको हम थीटा लिखते हैं, दिस इज एंगल, प्लेन एंगल। इसका यूनिट रेडियन, इसको हम RAD से करते हैं। नेक्स्ट इज योर सॉलिड एंगल, और इसके यूनिट होते हैं स्टेरेडियन, और SR से हम उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आपके लिए सॉलिड एंगल एक नई चीज़ है, ठीक है। आप सब ने रिंग देखी है अपनी, अंगूठी देखिए, अंगूठी एक 3 डायमेंशनल आ जाता है हमारे पास। आपको सिर्फ समझाने, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास ये एक रिंग है रिंग, ये रिंग आ गई, ठीक है बेटा, ये रिंग आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस रिंग में से जो इसके अंदर जो स्टोन था वो बाहर निकाल दिया, तो ये बीच में आ गया यहाँ पे कुछ। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है, इसको हम स्टर्डियन कहते हैं, ठीक है। अंगूठी को बाहर निकाल लो, ये अंगूठी हमने ऐसे बना दी, ये ऐसे आ गया, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये स्टर्डियन। उधर मैंने राउंड लिया था, इधर मैंने जोड़ दिया, तो ये थीटा तो नहीं होता है, इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ऐसे ओमेगा लिखते हैं इसको हम स्टेरेडियन कहते हैं, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल, हाउ मेनी यूनिट्स? वी हैव 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। नाउ derived physical quantities. So what are the derived physical quantities? तो derived quantities क्या हो जाएंगी हमारे पास? तो जब हम derived quantities की बात करते हैं तो हम लिखते हैं any quantities which are derived from fundamental quantities are called as
डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, आ गया ना चेंज, आ गया बीच में। तो कौन सी क्वांटिटीज? एनी क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब तो ये तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी भाई, फंडामेंटल क्वांटिटी से हम कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटी निकालेंगे? घबराने की कोई बात नहीं है, जब तक हमें यहाँ कोई टेंशन लेने ही नहीं है, आराम से चीज़ों को समझना है, कोई परेशानी नहीं लेनी है। और जो यूनिट होंगे वो कौन से यूनिट हो जाएंगे हमारे पास? डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज 7, 2 सप्लीमेंट्री, 2000 का लो तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, एंड द क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज योर डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो एग्जाम्पल, what the example I can take? I'll take the very simple example जो आपने अभी तक पढ़ी है। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है स्पीड के बारे में, पढ़ा है स्पीड। क्या होती है स्पीड की डेफिनेशन? जब हम स्पीड की डेफिनेशन बनाते हैं हम बोलते हैं इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन ए गिवन टाइम। ठीक है बेटा, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ, एंड व्हाट इज टाइम? टाइम रिमेन्स द सेम। व्हाट इज लेंथ? यूनिट क्या है लेंथ का? मीटर। टाइम, ठीक है, हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड। तो इसको हम मीटर अपॉन एस करेंगे, व्हाट विल बिकम? मीटर्स पर सेकेंड। बेटा ये मैंने यहाँ पे -1 लिखा है क्योंकि एस जब ऊपर जाएगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। दिस इज़ फॉर, अब इन चीज़ों को थोड़ा लिखने की आदत डाल लीजिए ऐसे, मीटर पर सेकेंड। अब कौन सी 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यूज़ की आपने? आपने 2 फंडामेंटल क्वांटिटी यूज़ की, लेंथ और टाइम, और वहाँ से आपने एक नई क्वांटिटी निकाली, दैट इज़ कॉल्ड एज स्पीड। आई बात समझ? फंडामेंटल क्वांटिटीज से जितनी भी क्वांटिटीज डिराइव की जाती हैं, those quantities are called as your derived quantities. In this universe, you will not going to find anything else except these 7 quantities से ही derived quantities निकलेंगी। अब आप लोगों ने velocity पढ़ा है, velocity? Velocity is your displacement upon time. So what is displacement? Nothing but length. टाइम तो वैसे ही रहने वाला बच्चे, नो चेंजेस। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स एंड टाइम इन सेकेंड्स, एंड व्हाट आई विल बी गेटिंग? मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर वेलोसिटी। देखो इसमें भी भाई, अब एक और आगे ले लेते हैं। एक्सेलरेशन पढ़ा है जी, एक्सेलरेशन भी पढ़ा, बहुत अच्छे बच्चों को उतना पढ़ा। दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो टाइम आ गया, जब ये ऊपर जाएगा ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन m1 ms-2। ये भी इधर से एक और नई फिजिकल क्वांटिटी सीखी हमने, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बट अगेन द सेम थिंग ओवर देयर। भाई ये हो क्या रहा है? अब हमने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, अब एक और चीज आपने पढ़ी है, दैट इज कॉल्ड एज योर फोर्स। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। पढ़ा बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। और आप लोगों को याद हो अगर, तो जब आप इसके यूनिट लिखते हैं तो आप लिखते हैं न्यूटन, लिखते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो नया यूनिट है, ये तो फंडामेंटल होना चाहिए। नो फंडामेंटल बेटा। व्हाट इज मास? मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज इक्वल टू न्यूटन। सो फोर्स गॉट दिस यूनिट। ठीक है, आई बात समझ में? अब आपने वर्क डन पढ़ा है, वर्क डन, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज फोर्स? हमने निकाला भी यहाँ पे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर। ये क्या बन जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं जूल। अगर अब आप देखें
तो मैंने जूल को यहाँ पे कैपिटल जे से डिनोट किया है और जूल ऐसे लिखा है, नो जूल्स. दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. सो यू आर एबल टू एक्सप्लेन नाउ व्हाट इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी. तो अब आप देखो बेटा, यहाँ पर जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक मास, एक लेंथ और एक टाइम. यू मेक यूज ऑफ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड वर्क डन की वैल्यू आ गई. है ना इंटरेस्टिंग? मज़ेदार चीज़ है बच्चे. फिजिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड. देयर इज़ नथिंग हम बोलें कि मुश्किल है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे. आया, क्लियर हुआ आप लोगों को? व्हाट आर योर फंडामेंटल क्वांटिटीज? दे आर इंडिपेंडेंट एंड 7 + 2. ठीक है, सप्लीमेंट्री. एंड व्हाट आर डिराइव्ड? derived from fundamental quantities are called as derived quantities. So what is the difference? कुछ नहीं बच्चे, सब कुछ वही है. तो हमने याद रखना है कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो है 7 + 2, जो 7 बेसिक हैं और 2 सप्लीमेंट्री, एंगल एंड सॉलिड एंगल. ठीक है. अब जब मैं आपको यूनिट के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि यूनिट जो हैं वो डिसाइन करते हैं हमारे जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स. ठीक है. बट हाउ दे हैव डिसाइडेड? देखो बेटा, आई वांट टू नो दैट यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ. कभी कभी ये बात की छोड़ दी जाती है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, कुछ ऐसा है या वैसा है. लेकिन आई वांट कि आपको इन सब की पता होनी चाहिए कि यूनिट किस तरह से लिए जाते हैं, यूनिट किस तरह से बनाए जाते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि जब सबसे पहले मीटर की डेफिनेशन दी गई तो वो कंपैरिजन प्रोसेस ही है ना बच्चे, कंपैरिजन प्रोसेस ही है. जब सबसे पहले मीटर की डेफिनेशन दी गई तो वो बोला गया इट इज़ 1/10 millionth of distance between North Pole and South Pole. So it is not easy accessible to everyone. अगर हमें हर एक चीज़ को एक्सेसिबल करना है, अच्छी तरह से उसको बनाना है, तो वी मस्ट डू दैट थिंग जो सबके लिए पॉसिबल हो और सबके लिए आसान हो समझना. सो दैट इज़ वाई जब कभी भी अगर हम बात करते हैं कि मीटर की डेफिनेशन क्या है, हाउ दे हैव डिसाइडेड दैट इट इज़ मीटर. मीटर की जब डेफिनेशन ली गई तो उसमें यही देखा गया इट शुड नॉट बी चेंज्ड. ये कहीं पे भी आप ले जाओ, आप चाहे उसको पहाड़ पे ले जाओ, आप चाहे उसको समुद्र की डेप्थ में ले जाओ, आप किसी माइन में ले जाओ, आप उसको कहीं पे भी ले जाओ, वो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए. तो आज के टाइम में जो हमारी मीटर की डेफिनेशन है, आई वॉन्ट दैट यू ऑल शुड गो थ्रू द बुक. आप बुक में पढ़ें इन चीज़ों को. मैं तो बता रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा साथ साथ चलते रहेंगे. देखो बेटा, ऑल ऑफ यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो. ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपको अपना 11th का बेस बनाना. 11th का बेस अच्छा होगा, 12th समझने में कोई मुश्किल नहीं आएगी. तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से 11th का पढ़िए जो कुछ भी है आपका. तो सबसे पहले हम मीटर की डेफिनेशन देते हैं. तो जब मीटर की जो आजकल की जो डेफिनेशन है, हु नोस कि कल को आप कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करें, ऐसी कोई चीज़ बनाए जिसमें आप बोलें नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा भाई, हम ऐसा करेंगे, तो आपसे ही आप ही कोई एक नई यूनिट डिफाइन कर पाए. ठीक है. तो आजकल के टाइम पे जो यूनिट की डेफिनेशन है, द डेफिनेशन ऑफ यूनिट इज दैट 1 मीटर इज इक्वल टू, योर 1 मीटर इज इक्वल टू 1650 763.3 wavelengths emitted by Krypton 86. ठीक है. in a level of 2p10 to 5d5. I don't want to make you confuse. I don't want कि आप डरो इन चीज़ों को. देखो ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए सब चीज़ें क्या है. आपको पता होना चाहिए क्रिप्टॉन 86 का जो है भाई
वो है हमारे पास, ठीक है। तो ये ऐसे इतनी वेवलेंथ वो मिट आउट करेगा, वील गेट दिस थिंग ओवर देयर, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ योर 1 मीटर इज डिफाइंड, एंड अगेन इट वाज रीडिफाइंड इन 1983। हाउ इट वाज रीडिफाइंड? इट वाज रीडिफाइंड कि 1 मीटर ये बोला गया कि पाथ traveled by light, your path traveled by light in 1 by 2997 9245 of a second। यार घबराना नहीं है, सिर्फ समझना है। 29979245 ऑफ ए सेकेंड, जितना पाथ जब वो ट्रेवल करती है लाइट इन 1 सेकेंड इन एयर और वैक्यूम। So this is the definition of 1 meter. So it is easier to find these two things in a lab at my place, where I have a laboratory in my science lab, और जहाँ पर मेरे पास एक जगह है जहाँ पर मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ और वहाँ ये बता सकता हूँ कि इतना पार्ट ट्रेवल किया तो ये 1 मीटर है भाई। इट इज़ इजीली एक्सेसिबल, इट इज़ सुटेबल टू यूज़ एंड इट डज नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है। तो 1 मीटर आ गया, 1 मीटर की डेफिनेशन होगी। क्योंकि ये इसलिए लिया गया क्योंकि वेवलेंथ जो होती है वो लाइट की कभी चेंज नहीं होती है टेम्परेचर और प्रेशर से। हाँ, पाथ से ट्रेवल होगी तो होगा, लेकिन हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पाथ, इट इज ट्रैवलिंग थ्रू इट, ठीक है। नाउ वील डिफाइन किलोग्राम, केजी लिखा है, ठीक है। तो केजी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ, पीटी इज योर प्लेटिनम, आईआर इज इरेडियम, platinum iridium cylinder having its diameter equal to its height, ठीक है, which is kept in your, you can say in France it is kept over there. So this is called it as the platinum iridium cylinder, ठीक है जी। So this is how we define it as the kilogram is the mass of platinum iridium cylinder। तो ये platinum iridium cylinder जो है आपके पास यहाँ पर जो मैंने डिफाइन किया, जो platinum iridium cylinder है इसका मास कभी चेंज नहीं होता है। इन एक्सट्रीमिटीज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक, इट विल नेवर चेंज अप। लेकिन पिछले दिनों मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें था कि इट्स सम शोइंग सम वेरिएशन वेरी माइन्यूट, सो माइन्यूटली कि तो हो सकता है कोई एक नया मटेरियल आ जाए जो हमें बताए नहीं ये इस तरह से है, तो यू कैन चेंज दिस थिंग्स ओवर देयर कि किलोग्राम ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। देन विल टॉक अबाउट सेकेंड, एस। सो व्हाट इज सेकेंड? तो जब हम सेकेंड की बात करते हैं तो सेकेंड में आता है कि ये जो टाइम इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल एक्वायर्ड बाय योर 919263720 आई थिंक वाइब्रेशंस, ठीक है। जब आपका सीसियम वन 133 ग्राउंड स्टेट पे जाता है, तो ये इतना वो नहीं करना है, लेवल 1 लेवल 2 या लेवल F कर लीजिए, लेवल इनिशियल कर लीजिए। जब फाइनल से ये इनिशियल आता है, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्राउंड स्टेट। सो इतनी वाइब्रेशन जब वो इसके बीच में जो टाइम इंटरवल होती हैं, जो हाइपरफाइन वाइब्रेशंस आती हैं सीसियम 133 की, दैट विल गिव यू द ऑफ 1 सेकेंड। अब आप बोलोगे कि ये क्या फ़ायदा? नहीं बेटा, जानना ज़रूरी है चीज़ों को, फ़ायदा नुकसान नहीं हमने देखा, अभी हमने चीज़ों को जानना है। तो प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर डिफाइंस अ मास, cesium 133 की vibration gives you second, and the distance traveled by your all those things for krypton 86 is called as your 1 meter. Now we'll define Kelvin. So what is Kelvin? So Kelvin is your 1 by 273.16 of the thermodynamic temperature
of the thermodynamic temperature at triple point of water. There's a new term for you, triple point. What is a triple point? ट्रिपल पॉइंट बेटा वो एक पॉइंट होता है जहाँ पर आपका वाटर जो है 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है इन इक्विलिब्रियम। 3 स्टेट्स कौन कौन सी होगी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस coexist in equilibrium. So when water exists in 3 states, this is called as in the co-equilibrium. So this is the equilibrium. 3 जगह पे coexist करना, that is called as your triple point. ठीक है जी? And that is called as your triple point. So when we talk about the triple point हो गया आपका कि जब कभी भी आपका water coexist in equilibrium in 3 states, that is called as your triple point. ये आप अपनी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि अगर उस ट्रिपल पॉइंट पे आई होप मैं ग्राफ आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह से होता है। इस तरफ चले गए, इट्स जस्ट ए हाइपोथेटिकेशन, इट इज समथिंग लाइक दिस। इधर रहा तो ये लिक्विड रह जाएगा, इस तरफ गया तो ये सॉलिड बन जाएगा, और इस तरफ गया तो ये गैस बन जाएगा, स्टीम, आइस एंड वाटर। सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज ए ट्रिपल पॉइंट, जहाँ पे ये को एग्जिस्ट करता है आपके साथ। ठीक है जी। नेक्स्ट इज योर लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको हमने कैंडेला बोला है, कैंडेला। ठीक है, तो इसके यूनिट क्या है? कैंडेला। ठीक है, तो कैंडेला जब हम बात करते हैं, सो इट इज कॉल्ड द लुमिनस इंटेंसिटी इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ए सरफेस ऑफ 1/6 lakhs square meter of a black body. A new term to understand what is a black body. Now if I have to define what is a black body, तो black body क्या होता है बेटा? black body वो चीज होती है which absorbs all wavelengths of light. कोई रिफ्लेक्ट नहीं होने देती वो, नो रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि वो कौन सी बॉडी हो सकती है, तो आपके लिए सर्च के लिए छोड़ूं या मैं बता दूं? चलो मैं बताता हूं आपको, अगर आपके हिसाब से कुछ और होगा तो बताना। आप लोगों ने कभी लैंप देखा है घर पे आपने? आजकल तो सब इन्वर्टर है, जो लैंप का वो जो ब्लैक होता था ना, जब वो बत्ती जल जाती थी, दैट इज कॉल्ड एज योर ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इट डज नॉट एमिट एनी सॉर्ट ऑफ रेडिएशन। दैट इज़ वाई हम सर्दियों में काले कपड़े पहनते हैं, ताकि वो जितनी भी हमारी रेडिएशन है वो उसको अब्जॉर्ब करता जाए, ताकि हमें ठंड ना लगे। ठीक है जी। सो दिस इज योर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देन वी हैव ए डेफिनेशन ऑफ एम्पेयर, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पेयर? ये आप अपनी 12th क्लास में भी आके पढ़ोगे। सो डेफिनेशन ऑफ एम्पेयर ये कहता है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर्स, दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है, and of you can say the infinite length and negligible cross section 1 meter apart and exerts a mutual force of 2 into 10⁻⁷ Newton per meter. जब दो कंडक्टर्स A and B, infinitely large negligible area separated by a distance of 1 meter, exert a force equal to 2 into 10⁻⁷ Newton on it, that is called as an ampere. So these all things can be done in your experimentation in your labs. mole, MOL, ये आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा अपना। कार्बन 12 के बारे में आप सब जानते हैं, हम सभी के सभी जानते हैं व्हाट इज ए कार्बन 12। सो कार्बन 12 इज, ठीक है, तो जब हम क्वांटिटी ऑफ मैटर की या मोल की बात करते हैं, तो हम कहते हैं इसमें कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance which contain the same number of elementary particles in your carbon 12 is equal to number of atoms of carbon 12। तो जितना कार्बन 12 के अंदर वो होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
दैट इज़ कॉल्ड एज योर मोल और मोल कंसेप्ट। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक कोई परेशानी? सिंपल है। अब रह गया हमारे दो सप्लीमेंट्री यूनिट, तो मैंने आपको बता दिया एंगल। तो एंगल की डेफिनेशन ये, इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं यहाँ। ठीक है, तो क्या होती है एंगल की डेफिनेशन भाई, क्या बताएंगे आप? सो इफ़ आई हैव टू डिफाइन ए एंगल, सो इट इज़ इक्वल टू, इसको हम थीटा से लिख देते हैं, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। दिस इज आर, इट विल नेवर चेंज जब आपका एक पूरा सर्कल बनता है ऐसे। ठीक है, यही तो एंगल है ना, यही एंगल। सो इट इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज कॉल्ड एज योर प्लेन एंगल। एंड द नेक्स्ट वन इज योर स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन इज, जो मैंने आपको बताया, अंगूठी काट दी बेटा आपने, अंगूठी का नग निकाल दिया बीच से। सो दिस इज द एंगल which it forms with your point all over here, that is called as a steradian. तो अगर हम इसको यहाँ पे छोटा सा डिफाइन करना चाहें, I'll change the color for you, change, it is something like this. So this is denoted d omega, this is your steradian. देखो रिंग का शेप बन रहा है ना यहाँ पे, something like ring, उसका आपने नग बाहर निकाल दिया। So this is your steradian। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये क्लियर रहा होगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आज तक की गलतियाँ आप करते आए हैं हमेशा, वो क्या गलती करते आए हैं हमेशा? राइटिंग ऑफ यूनिट, हाउ टू राइट ए यूनिट। जब हम राइटिंग ऑफ यूनिट, हाँ जी, अब मन किया हमारा राइटिंग ऑफ यूनिट का, ये मेरे को यहाँ पर दिया है जी, यहाँ पर। ठीक है, ये है 6 मीटर। मेरा मन किया, मैंने इसको ऐसे लिख दिया 6 ms, मीटर्स या मीटर्स। दिस इज़ रॉन्ग। हमेशा नो प्लूरल होता है बेटा यूनिट के टाइम, प्लूरल नहीं लिखना आपने। मीटर इज़ द राइट आंसर, मीटर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जब कभी आप साइंटिस्ट का नाम लिख रहे हैं, एम्पेयर ब्रैकेट में स्मॉल ए। दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो हमें समझनी है, सीखनी है, कि हम अपने आप यूनिट को कैसे लिख सकते हैं, चीज़ों को हम कैसे बता सकते हैं, कि किस तरह से यूनिट एक लिखा जाता है कि हमारा कभी गलत ना हो। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज क्योंकि हम ये गलतियाँ करते आए हैं हमेशा। अब वो गलती नहीं करनी है, वो गलती इसलिए नहीं करनी है क्योंकि अब हम थोड़े से अपनी सीरियस पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आई बात आप लोगों को समझ में? ठीक है, तो यूनिट्स कैन नेवर बी रिटन एज योर कैपिटल। ठीक है, हाँ साइंटिस्ट का वैसा तो देखिए जितना भी है, जैसे मन किया मीटर लिखने का तो ऐसे लिख दिया जी मीटर, METRE। के अच्छा है, कैपिटल लिखना है किलोग्राम, जी बड़ा ग्राम, नेवर, दीज आर रॉन्ग। जब कभी भी लिखना है ग्राम, GRAM, नो प्लूरल्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो हमने अपने लिखने में याद रखनी है। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम अगर पूरा नाम लिख रहे हैं तो स्मॉल ए से, और अगर सिंबल लिख रहे हैं ए। उसके बाद कोई प्लूरल नहीं, मीटर इज़ द राइट आंसर, मीटर्स नहीं होता है, MS करके कुछ नहीं लिखा जाता। कभी कभी हम क्या करते हैं, MTRS डॉट मीटर्स, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। KGM किलोग्राम, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। वी वोंट हैव टू राइट दीज थिंग्स, हमें ऐसा कुछ नहीं लिखना है। द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग, मीटर स्मॉल m, पूरा लिखना चाहते हैं कैपिटल M नहीं आएगा मीटर। एम्पेयर लिखना है AMPERE, सिंबल इज A। ठीक है, इस तरह से। एंड नो पंक्चुएशन मार्क्स, ऑल दोज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड नाउ। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को पूरी तरह से? ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा चीज़ों को समझना। ठीक है, लेकिन अभी तक जो आपने पढ़ा क्लियर हुआ आप लोगों को पूरी तरह से? आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा पूरी तरह से, अच्छी तरह से, कि हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में जाना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, हाउ टू राइट द यूनिट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो बच्चा जी इसको आप पढ़िए पूरी तरह से। कोई भी क्वेरी है
ज़रूर पूछिए। आई होप ये आपको क्लियर रहा होगा पूरा का पूरा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट अपनी क्लास के लिए। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ कंसेप्ट क्लियर, टाइप्स क्लियर, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं आपको फिर बाद में।